हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। स्वागत है आपका लूसेंट रिवीजन सीरीज में, जहां हम पूरी लूसेंट का रिवीजन कर रहे हैं ट्रिक के माध्यम से। ये हमारा 28वां लेक्चर है। इसके पहले हम 27 लेक्चर कर चुके हैं, तो आप जाके शुरू से ज़रूर देखें। मुझे पता है काफ़ी लंबे टाइम के गैप के बाद हमारा ये लेक्चर आ रहा है, तो आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन होगा कि मैम अभी तक क्लासेस हो क्यों नहीं रही थी। तो मैं आराम से आपके सारे क्वेश्चन का आंसर करूंगी। सबसे पहली बात कि हमारी क्लासेस अभी तक क्यों नहीं हो रही थी, उसका सबसे मेन रीज़न ये था कि दिवाली के पहले थोड़ा तबीयत खराब हुई, फिर दिवाली की छुट्टियां, उसके बाद मेरे दादाजी का स्वर्गवास हो गया। तो घर में काफ़ी लंबे टाइम तक मुझे रुकना पड़ गया और आपकी क्लासेस नहीं हो पाई। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो लगातार कमेंट करके टेलीग्राम से ऐड होके क्वेश्चन कर रहे थे कि क्लासेस कब स्टार्ट होंगी। तो आप सभी से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी हाथ जोड़कर कि मतलब अभी तक जितनी भी क्लासेस आपकी नहीं हो पाई हैं, हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी सारी क्लासेस कंप्लीट हो। जिनका एग्जाम नवंबर में है एंड में या दिसंबर में है, जिनको बहुत जल्दी कंप्लीट करना है, उनके लिए हम मैनेजमेंट से बात करके कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे। उसके अलावा हमारी यूट्यूब पर क्लास अब कंटिन्यू होंगी, ठीक है। तो आपको ऐसे डरने की जरूरत नहीं है कि क्लासेस अचानक बंद हो गई हैं, आपको सारी चीजें कंप्लीट कराई जाएंगी। उसके अलावा ये इतना लंबा टाइम इसलिए भी लग गया क्योंकि हमारा सेंटर जो है वो भोपाल से इंदौर शिफ्ट हुआ है। उसकी वजह से शुरू में मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पूरा सेटअप तैयार करना, और जो भी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आई उनकी वजह से भी 3-4 दिन एक्स्ट्रा खिंच गया। पहले क्लासेस 19 से स्टार्ट होने वाली थी, फिर थोड़ा लेट हो गया। आई होप आप चीज़ें समझेंगे और हम अब कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें कंप्लीट करें, जिससे किसी का नुकसान नहीं हो। जो लोग इंदौर में रहते हैं या आसपास रहते हैं, उनको मैसेज मतलब पर्सनली मिलने का और कोई भी अगर डाउट है तो सारी चीज़ें डिस्कस करने का मौका मिलेगा। हम यहाँ पे क्लास रखेंगे। उसके अलावा हम ऑफलाइन भी अभी क्लास रखने वाले हैं, तो मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। जो ऑनलाइन जुड़ा हुआ है उसको सारी चीज़ें, जैसे हम यूट्यूब के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसको वो सारी चीज़ें मिलती रहेंगी, ठीक है। चलिए ज़्यादा डिले नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है। इसके अलावा आपको पता ही है, अगर आप कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं मुझे, तो हमारा जब कंप्लीट लूसेंट हो जाएगा तो हम एक टेस्ट लेंगे। टेस्ट में जो फर्स्ट रैंक लाएगा उसको 5000 का इनाम मिलेगा, सेकेंड रैंक वाले को 2500 का और थर्ड रैंक वाले को 1700 का इनाम मिलेगा। ये कहाँ पे होगा? तो ये ब्राह्मी एकेडमी के एप्लीकेशन पर होगा। तो एप्लीकेशन की लिंक आपको आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, जिससे उस टाइम पे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ये टेस्ट बिल्कुल फ्री रहेगा, तो पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। आज हमारा जो टॉपिक है वो है भारत के यवन राज्य, ठीक है। अब ये क्या है भारत के यवन राज्य? हम थोड़ा बहुत लंबा टाइम हो गया है, तो शुरुआत से थोड़ा सा क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था हड़प्पा। हड़प्पा के पहले भी हमने स्टार्ट किया था, मतलब प्रागैतिहासिक काल वगैरह, वो ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। आदिमानव के टाइम से हमने चालू किया, हड़प्पा पढ़ा। हड़प्पा के बाद हमने वैदिक काल पढ़ा, ठीक है। ये आपका आता है वैदिक काल। वैदिक काल के बाद मैंने बताया कि यहाँ पे क्या होगा, आपके छोटे छोटे जो कबीले रहेंगे वो इकट्ठा होने लग जाएंगे। फिर आपका छोटे कबीले से बनेगा जन से बनेगा जनपद, और जनपद से बनेगा महाजनपद। फिर आपने देखा कि इसी महाजनपद में एक जो है आपका मगध, वो निकल के आता है और काफी ज्यादा फेमस होता है, मगध साम्राज्य बनता है। तो मौर्य के टाइम पे आप देखेंगे कि मगध क्या बनता है, साम्राज्य बनता है। तो हमने फिर मौर्य साम्राज्य देखा। इसके पहले भी हमने छोटे छोटे आपके राज्य देखे हैं, जैसे हर्यक वंश हो गया। उसके अलावा मतलब छोटे छोटे आपका नंद वंश हो गया। छोटे छोटे हमने शासक पढ़े हैं, ठीक है, उनका वंश पढ़ा है। लेकिन जब हम साम्राज्य की बात करते हैं तो वो है आपका मौर्य साम्राज्य, जिसमें मगध काफी ज्यादा ऊंचाइयों पर पहुंचता है, काफी ज्यादा फेमस होता है। बहुत लंबे इलाके तक क्या होता है, इनका साम्राज्य फैला होता है। फिर मैंने आपको बताया कि जैसे ही मौर्य साम्राज्य आपका क्या होगा, उसके उत्तराधिकारी कमजोर होने लग जाएंगे, तो धीरे धीरे जो आसपास के एरिया हैं वो अपने आप को क्या कर लेंगे, स्वतंत्र घोषित कर लेंगे, ठीक है। इसी में फिर हमने देखा कि मौर्य के बाद क्या आता है, शुंग वंश आता है, पुष्यमित्र शुंग आते हैं, उसके बाद कण्व आते हैं, उसके बाद सातवाहन आते हैं। ये हम कहाँ पढ़ रहे हैं, भारत के बारे में पढ़ रहे हैं। लेकिन मैंने आपको एक चीज और बताई है कि जब हम भारत के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पे जो ये वाला इलाका रहता है, आपके पश्चिम उत्तर पश्चिम वाला इलाका, यहां से सिकंदर ने बता दिया कि भारत तक कैसे पहुंचा जा सकता है। और इस वाले इलाके में इस टाइम पे कौन है, सेल्यूकस निकेटर,
आपको भी पता है कि जब सिकंदर वापस लौट गया था तो उसने अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को बोला कि आप इस वाले एरिया का ध्यान रखिएगा और टैक्स वगैरह हमें भेजते रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्यूकस निकेटर जो है वो राज्य कर रहा होता है, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर के बाद कौन आएगा, इसका फिर बेटा आएगा। और आपको भी पता है जैसे कोई भी राजा क्या होता है, वीक होता जाता है या उसके उत्तराधिकारी वीक होते जाते हैं, तो आसपास के जो लोग हैं वो क्या कर देते हैं, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेंगे। तो सेल्यूकस निकेटर का इलाका काफी बड़ा था। एक तो आपका अफगानिस्तान वाला इलाका हो गया, उसके अलावा जो इस्तान वाले देश हैं, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, काफी दूरी तक फैला हुआ था। तो आप देखेंगे कि जैसे सेल्यूकस निकेटर है, यहाँ पे क्या कर रखा है इसने, सेल्यूकस निकेटर के द्वारा स्थापित पश्चिमी और मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने बनाए रखा। मतलब सेल्यूकस निकेटर के बाद जस्ट जो आता है आपका एंटियोकस प्रथम, मौर्य साम्राज्य में आपने देखा था एंटियोकस प्रथम का राजदूत रहता है, तो इसके टाइम तक सब ठीक ठाक बना हुआ था। लेकिन जैसे ही एंटियोकस प्रथम के बाद के जो उत्तराधिकारी हैं जो काफी ज्यादा क्या है, कमजोर हैं, उसके बाद अनेक प्रांत क्या होने लग जाएंगे, स्वतंत्र होने लग जाएंगे। अब जब प्रांत स्वतंत्र होंगे तो उसमें सबसे पहला जो इलाका है जो स्वतंत्र होगा वो कहलाता है बैक्ट्रिया। ये जो आपका स्थान वाला इलाका है, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, वो उस वाले इलाके की हम बात कर रहे हैं। अगर वर्ल्ड मैप आपको नहीं पता है, विश्व का अगर आपको मैप नहीं पता है, तो पहले तो हम भारत लेके चलते हैं। ये वाला इलाका मान लीजिए किसका है, ये भारत का है, ठीक है। भारत के बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे पाकिस्तान मिलेगा, यहाँ पे अफगानिस्तान मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो इलाका है ये आपका कहलाता है मध्य एशिया वाला इलाका, जहाँ पे तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारे यहाँ पे आते हैं। इस वाले इलाके की हम बात कर रहे हैं, मतलब भारत के जस्ट ऊपर आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो इलाका रहा होगा वहां पे एक आदमी रहता है जिसका नाम क्या रहता है, डियोडोट्स। ये बैक्ट्रिया वाला जो इलाका है उसको क्या करवा लेता है, स्वतंत्र करवा लेता है ना। अच्छा शासक रहा होगा, अच्छा नेता रहा होगा, तो ये बैक्ट्रिया वाला जो इलाका है वो स्वतंत्र घोषित करवाता है, ठीक है। किससे करवाता है, तो याद रखिएगा सेल्यूकस निकेटर का जो उत्तराधिकारी था एंटियोकस प्रथम, उसके बाद के जो भी उत्तराधिकारी रहे होंगे, उत्तराधिकारियों का नाम याद नहीं रखना है, एक दो नाम बस याद रखने हैं कि जब हम बात करेंगे किसकी, मौर्य साम्राज्य की, उसके मतलब समानांतर देखेंगे कि उस टाइम पे इस वाले इलाके में कौन राजा था, तो सेल्यूकस निकेटर था, फिर उसके बाद एंटियोकस प्रथम था। फिर उसके बाद आपका बैक्ट्रिया वाला जो इलाका है वो स्वतंत्र घोषित होता है, मतलब अपने आप को स्वतंत्र करवा लेता है। कौन करता है, डियोडोट्स नेता होता है। भारत पर प्रथम आक्रमण जो है ये कौन कराता है, डियोडोट्स का, मतलब ऐसा मान लीजिए कि उत्तराधिकारी जिसका नाम रहता है डिमेट्रियस, ये बैक्ट्रिया का ही शासक होता है। ये कब करता है, 190 ईसा पूर्व। जैसे ही मौर्य साम्राज्य आपका क्या होगा, कमजोर पड़ता जाएगा, है ना, उसके उत्तराधिकारी जब कमजोर होते जाएंगे तो जो आपके दूर दूर के जो शासक हैं, जैसे बैक्ट्रिया का शासक रहता है डिमेट्रियस, ये भी क्या करता है, हमला करता है। कब करता है, 190 ईसा पूर्व में। अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध के बड़े भूभाग पर कब्जा भी कर लेता है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि पहली बार किसने हमला किया था, मौर्यों के बाद जो बाहरी आक्रमण हुआ था वो किसने किया था, तो आपको नाम याद रखना है डिमेट्रियस। अब नाम कैसे याद करेंगे, हमेशा होता है कि हम किसी चीज से रिलेट करते हैं, तो डिमेट्रियस क्या है, आप किससे रिलेट कर सकते हैं, आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स रहता है ना, आप उससे रिलेट कर सकते हैं। ज्योमेट्री बॉक्स कुछ मैच करता हुआ ज्योमेट्रियस, डिमेट्रियस, तो यहाँ पे डिमेट्रियस आपको याद रखना है, पहला शासक जिसने भारत पर आक्रमण किया, है ना, विदेशी शासक है, याद रखिएगा। कहाँ का है, बैक्ट्रिया का राजा हुआ करता है। कब करता है, 190 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन यहाँ से कि 190 ईसा पूर्व में करता है, यहाँ से बनने के चांसेस कम है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले अगर इलाका जाता है मौर्यों के बाहर तो कौन सा जाएगा, तो ये पश्चिमी वाला इलाका ही जाएगा। उसमें से कौन सा, जैसे अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध वाला इलाका, जो ये आपका पाकिस्तान वाला पंजाब और सिंध वाला इलाका है, ये चला जाता है मौर्यों के हाथ से, ठीक है। और यहाँ पे आपको याद रखना है डिमेट्रियस क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। ये राजधानी कहाँ बनाता है, तो राजधानी बनाता है शाकल, पाकिस्तान। तो अब ये मान के चलिए कि जब जैसे ही मौर्य आपके कमजोर होंगे तो ये वाला जो इलाका है ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, डिमेट्रियस के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। और डिमेट्रियस जो है, यहाँ आप देखेंगे धीरे मौर्य आपके शासकों के बाद कौन आएगा, पुष्यमित्र शुंग आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पुष्यमित्र शुंग आएगा, उसके बाद मतलब शुंग वंश आएगा, कण्व वंश आएगा,
नीचे फिर आपके सातवाहन आएंगे। लेकिन जब हम बाहर की बात कर रहे होंगे कि भाई ऊपर वाले इलाके में कौन होगा, तो सबसे पहला कौन होगा आपका डेमेट्रियस, ठीक है। राजधानी कहाँ बनाता है, पाकिस्तान वाले इलाके में बनाता है, शाकल, ठीक है, ये याद रखना है। अब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं कि आप एक एक नाम याद रखें, बस थोड़ा बहुत भी अगर दिमाग में रहेगा तो काम हो जाना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज आपको और याद रखनी है, यहाँ पे बहुत बार क्या होता है, भारत पर आक्रमण करने वाले जो विदेशी है उनका क्या पूछ लेता है, क्रम पूछ लेता है ना। आपको एसएससी वाले एग्जाम्स में मिल जाएगा कि क्या क्रम है ये बताइए। तो सबसे पहले कौन होता है, हिंद यूनानी। हिंद यूनानी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंडो ग्रीक्स कहते हैं, ठीक है, इंडो ग्रीक्स। तो सबसे पहले जो है आपके ये इंडो ग्रीक्स होते हैं जो हमला करते हैं, सबसे पहले अपने आप को स्वतंत्र करवाते हैं और सबसे पहले क्या करेंगे, भारत पर हमला करेंगे। नाम याद रखना है उसमें से क्या, डेमेट्रियस, ठीक है। उसके बाद आएंगे शक। अब आप देखेंगे कि जो शक है, आपने बहुत बार पढ़ा है शक के बारे में, ठीक है। अभी जब आप रुद्रदामन प्रथम पढ़ रहे थे, उसके अलावा जब आप अभिलेख पढ़ रहे थे तब भी आपने शक राजा पढ़ा है। तो यहाँ पे ये शक जो है याद रखिएगा विदेशी हुआ करते थे, ठीक है। उनके बाद आते हैं पहलव, उसके बाद आते हैं आपके कुषाण। कुषाण के अंतर्गत आएगा आपका कनिष्क, जो कि सबसे ज्यादा प्रतापी राजा माना जाता है कुषाण वंश का। तो यहाँ पे आपको ये लाइन से याद रखना है, सबसे पहले इंडो ग्रीक्स आएंगे, हिंद यूनानी, फिर शक, फिर पहलव, फिर कुषाण। अब ये याद कैसे कर सकते हैं, आपको देखना है कि आपको मतलब पहले एक दो बार रिवीजन करना है, नाम याद रखने हैं। सबसे पहले हिंद यूनानी है, मतलब ग्रीक है और इंडो ग्रीक्स हैं, हिंद यूनानी थोड़ा सा मिलते हुए हिंदी मतलब आपके इंडिया से, तो हिंद यूनानी सबसे पहले आएंगे। उसके बाद आएंगे शक, ठीक है। शक के बाद आएंगे आपके पहलव, पहलव के बाद आएंगे कुषाण। वैसे भी जब हम लगातार पढ़ते जाएंगे तो आप कनिष्क सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, कनिष्क रिलेटेड है कुषाण से, मतलब कुषाण सबसे लास्ट में आते हैं। और आप चाहें तो इसको ऐसे भी कि मतलब जैसे आपकी ये इंडो ग्रीक्स हो गया, फिर ये शक हो गया, पहलव हो गया और कुषाण हो गया, तो आप इससे भी कुछ शॉर्ट फॉर्म बना के याद कर सकते हैं अगर आपको याद नहीं हो रहा तो। मुझे लगता है एक दो बार रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएगा। इंडो ग्रीक्स में सबसे जो प्रतापी राजा आपका रहता है वो है मिनांडर। आपने मिनांडर पढ़ रखा है अगर आपको अच्छे से याद होगा तो। मिनांडर कब बनता है, 165 से 145 ईसा पूर्व। याद रखिएगा हम यहाँ पे बिफोर क्राइस्ट की ही बात कर रहे हैं अभी, है ना। मिनांडर जो है आपके पुष्यमित्र सुंग के समकालीन है। आपने जब सुंग वंश पढ़ा है तब आपने वहां पे पढ़ा है मिनांडर इंडो ग्रीक्स है आपका, ठीक है, हिंद यूनानी है। ये राजधानी कहाँ पे बना के रखता है, शाकल ही, जहां पे आपका डेमेट्रियस बना के देते राजधानी, वहीं पे मिनांडर भी अपनी राजधानी रखता है। और ये शाकल जो है वो शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन जाता है आने वाले समय में, मतलब मिनांडर के टाइम पे क्या बन जाता है, शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन जाता है। और आप जानते भी हैं कि इस इलाके में आपका तक्षशिला भी हुआ करता था, तो तक्षशिला भी काफी अच्छा शिक्षा का केंद्र था। फिर मिनांडर जो है वो क्या करता है, नागसेन या इनका नाम नागार्जुन भी मिलेगा, इनसे वाद संवाद करता है। अब आप देखेंगे कि ये जो नागार्जुन है वो कौन है, एक बौद्ध भिक्षु है। बौद्ध भिक्षु होके, मिनांडर कौन है आपका, विदेशी आदमी है, तो वो क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है मिनांडर नागार्जुन से, और नागार्जुन उसके हर एक क्वेश्चन का इतने अच्छे तरीके से आंसर करते हैं कि वो इंप्रेस हो जाता है। और आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म की क्या कर लेता है, उनसे दीक्षा ले लेता है। तो देखिए अब ऐसे क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, क्यों, क्योंकि ये काफी बड़ी बात हो गई, विदेशी आदमी है जो कि इंप्रेस हो रहा है हमारे धर्म से, तो इसलिए मिनांडर के बारे में क्वेश्चन बनता है। और आपको याद रखना है मिनांडर ने किससे ली थी दीक्षा, नागार्जुन या नागसेन से, ठीक है, नागार्जुन या नागसेन से। इनकी जो पूरा संवाद है वो किसमें लिखा हुआ है, मिलिंद पन्हों में लिखा हुआ है। वैसे मिलिंद और मिनांडर मैच करता हुआ है, तो ये भी आपको याद हो जाएगा कि मिनांडर मिलिंद एक ही चीज था। और मिनांडर के प्रश्न और नागसेन द्वारा जो उन्होंने उत्तर दिए हैं, यहाँ पे इनके जो उत्तर है उसका क्या है, ये पूरा संवाद लिखा हुआ है मिलिंद पन्हों में। काफी अच्छी बुक मानी जाती है, तो याद रखिएगा मिलिंद पन्हों पूछ सकता है किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है मिनांडर से रिलेटेड है, मिलिंद और मिनांडर दोनों एक ही है, ठीक है, गंगाधरी शक्तिमान है, तो ये याद रखिएगा मिलिंद और मिनांडर दोनों एक ही हैं। फिर आता है हिंद यूनानी शासक, जो है भारत के पहले शासक जिन्होंने सोने के सिक्के जारी किए। अब मतलब इसके पहले आप कह सकते हैं कि सोने के सिक्के नहीं हो रहे थे क्या, तो अब हमें तो मिलता है ये कि सोने के सिक्के जो है वो हिंद यूनानियों ने क्या किए थे, स्टार्ट किए थे जारी करना, ठीक है। इसके अलावा आपको एक हेलेनिस्टिक आर्ट मिलेगा, ज्यादा इसमें डीप में नहीं जाना है, आप चाहे तो सर्च करके एक बार देख सकते हैं
कि ये हेलेनिस्टिक आर्ट फॉर्म क्या है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हिंद यूनानी शासकों द्वारा पश्चिमोत्तर सीमा, मतलब हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, आपका जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला इलाका, वहां पे इन्होंने क्या किया था, ये स्टार्ट किया था। ठीक है, काफी ज्यादा फेमस है, आप चाहें तो नाम मतलब सर्च करके देख सकते हैं कि है क्या एक्चुअल में हेलेनिस्टिक आर्ट। शुरू में कौन आएगा, इंडो ग्रीक्स आएंगे, हिंद यूनानी आएंगे। हिंद यूनानी क्या कर रहे हैं, सोने के सिक्के चला रहे हैं। उसके अलावा मिनांडर आपको याद रखना है, ज्योमेट्री बॉक्स, डिमेट्रियस याद रखना है, और क्या याद रखना है, एक चीज ये याद रखनी है कि उन्होंने पर्दे का प्रचलन किया। अब पर्दा क्यों जरूरी है, पर्दा इसलिए जरूरी है, ये भारतीय नाट्य कला का क्या है, विकास करता है। नाटक में आप देखेंगे पर्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्दा बंद नहीं होगा तो सामने मतलब ऐसे पूरा का पूरा क्या है, मंच दिखता रहेगा। तो पर्दा का प्रचलन कौन लेके आता है, हिंद यूनानी। ठीक है, इंडो ग्रीक्स लेके आते हैं, और इसीलिए ये भारत नाट्य कला का यहाँ से विकास माना जाता है, और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। सोने के सिक्के, पर्दा, हेलेनिस्टिक आर्ट, मिनांडर, मिलिंद पन्हो, गिनती के कुछ नाम है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर इसके बाद आता है शक। शक में आप देखेंगे, शक जो है शका, ठीक है, वैसे भी सब बहुत ज्यादा शक करते हैं, तो वैसे वाला भी आप याद कर सकते हैं। यूनानियों के बाद कौन आया था, इसके बाद भारत आए थे शक। ये मूलतः कहाँ के थे, मध्य एशिया के, मतलब हम सेंट्रल एशिया की बात कर रहे हैं, सेंट्रल एशिया के थे ये, जो स्थान वाला इलाका है ना सारा, वहां की बात हम कर रहे हैं। तो सेंट्रल मध्य एशिया से आए थे, चारागाह की खोज में भारत आए थे। अब आप कहेंगे कि ये कैसे लोग हैं जो चारागाह मतलब खोजते खोजते भारत आ गए, फिर यहीं पे मतलब शासन करने लग गए। तो ऐसा होता था कि भारत के आसपास इलाका, जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, वो भी अब जब आप विश्व की ज्योग्राफी पढ़ते हैं, विश्व भूगोल पढ़ते हैं, उसमें आप देखेंगे कि भारत के आसपास जो इलाका है वो इतना ज्यादा फर्टाइल नहीं है ना, इतना ज्यादा मतलब वहां पे खेती नहीं हो सकती, इतनी अच्छी बारिश नहीं होती है, इतनी सारी नदियां नहीं है, इसलिए वहां पे क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। जितनी अच्छी कृषि हमारे यहाँ है, आसपास इतनी नहीं होती है। तो जितने भी आक्रमण होते थे वो इस वजह से भी होते थे कि भारत भैया संपन्न है हर चीज में, चलो जाते हैं वहां से लूट के ले आएंगे। इसलिए आपके शक जो है वो चारागाह की खोज में आते हैं अपने जानवरों के लिए। फिर धीरे धीरे क्या करते हैं कि इलाका कैप्चर कर लेंगे, वहीं पे शासन करने लग जाएंगे। शक जो थे भारत में, उनकी 5 शाखाएं थी। एक अफगानिस्तान वाला इलाका था, वहां पे थी। एक पंजाब वाला इलाका, जहां पे राजधानी उन्होंने तक्षशिला बना रखी थी। एक था आपका मथुरा, मतलब हम कभी भारत के अंदर की बात कर रहे हैं। अगर हम मैप की बात करें यहाँ पे, ठीक है, अगर हम मैप की बात करते हैं तो भारत का मैप हम क्या करके रखेंगे, यहाँ पे मान के रखेंगे, ये हो गया। ठीक है, हम इस वाले इलाके की बात कर रहे हैं कि ये वाला इलाका, ये अफगानिस्तान वाला इलाका, तो यहाँ पे आपके मतलब अफगानिस्तान में एक शाखा थी। एक शाखा आपको कहाँ मिलेगी, पंजाब में मिलेगी। कहाँ, पाकिस्तान वाले पंजाब में, तक्षशिला राजधानी थी। एक मिलेगी आपको कहाँ पे, एक मिलेगी आपको मथुरा में, यहाँ नीचे आकर, मतलब काफी अंदर तक आ गए थे आपके शक। एक मिलेगी मथुरा में, एक पश्चिमी भारत मतलब इसी वाले इलाके की बात कर रहे हैं, एक मिलेगा दक्कन, मतलब यहाँ नीचे तक आ गए थे दक्कन वाले इलाके में। तो इनकी 5 शाखाएं थी, जिनमें से 3 इंपॉर्टेंट है। एक आपकी कौन सी, पंजाब वाली जो पाकिस्तान में है, एक मथुरा, और दूसरी जो है वो दक्कन। तो मथुरा और दक्कन और ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बिल्कुल भारत के अंदर की बात कर रहे हैं। ये विदेशी आपके जो शासक थे वो मथुरा में थे और कहां तक पहुंच गए थे, दक्कन में पहुंच गए थे। 5 शाखाएं थी, बस ये इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये याद रखिएगा, मथुरा, दक्कन, पंजाब, तक्षशिला राजधानी, ये याद रखिएगा। फिर हम बात कर रहे हैं 58 ईसा पूर्व की। याद रखिएगा, यहाँ पे भी अभी क्या चल रहा है, बिफोर क्राइस्ट ही चल रहा है ना। 58 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। यहाँ पे उज्जैन के स्थानीय राजा थे जिन्होंने किसको हराया था, शक को हराया था, और उन्होंने उपाधि धारण की थी किसकी, विक्रमादित्य की। अब आप देखेंगे कि विक्रमादित्य की उपाधि, मतलब उपाधि कब धारण करते, जब हमने कोई बहुत बड़ा काम किया। ये थे विदेशी भारत आक्रमण करते हैं, भारत के बिल्कुल अंदर आ रहे हैं, है ना, हम देख रहे हैं मथुरा तक आ रहे हैं, दक्कन वाले इलाके में आ रहे हैं। तो उज्जैन के राजा जब उनको हराते हैं तो उपाधि धारण करते हैं विक्रमादित्य। इसीलिए आप देखेंगे कि विक्रमादित्य की उपाधि काफी ज्यादा फिर फेमस हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था, तो उज्जैन के राजा थे जिन्होंने शकु को हराया था। ठीक है, और यहीं पे 58 ईसा पूर्व में ही, 58 ईसा पूर्व में उन्होंने क्या स्टार्ट किया, विक्रम संवत। तो यहाँ पे विक्रम संवत की फिर शुरुआत होती है। ठीक है,
प्रतापी राजा जो था शकों का, वो कौन था? रुद्रदामन प्रथम। आप इसके पहले भी पढ़ चुके हैं जब आप अभिलेख पढ़ते हैं। रुद्रदामन प्रथम जो है कब के टाइम पे था? 130 से 150 ईसा। याद रखिएगा यहाँ पे हम एडी में आ चुके हैं, ईसा की बात कर रहे हैं, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट की नहीं बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 130 से 150, 150 के आसपास आप मान के चलिए रुद्रदामन आपका था। किस वाले इलाके में? ये था गुजरात वाले इलाके में। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब आप पढ़ते हैं सुदर्शन झील के बारे में, वहां पे आप कौन सा अभिलेख पढ़ते हैं? यहाँ पे आप पढ़ते हैं गिरनार अभिलेख, तब रुद्रदामन प्रथम का नाम आता है, ठीक है। तो वो उसी वाले इलाके में, क्योंकि यहाँ पे गिरनार अभिलेख, हम गुजरात वाले इलाके की बात कर रहे हैं, वहीं पे अभिलेख मिला है, वहीं पे झील थी सुदर्शन झील, जिसका जो कंस्ट्रक्शन था वो किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, अशोक के टाइम पे, फिर उसको रेनोवेट कराया गया। रुद्रदामन प्रथम ने भी रेनोवेट कराया ना, स्कंदगुप्त के टाइम पे भी आप पढ़ेंगे, ये रेनोवेट करवाया है उसको, मतलब उसका फिर से पुनरुद्धार करवाया है। तो यहाँ पे सुदर्शन झील काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, सुदर्शन झील इंपॉर्टेंट हो जाती है, और आपका वहां पे अभिलेख जो है गिरनार अभिलेख, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आप देखेंगे कि ये झील क्यों इंपॉर्टेंट है। ये गुजरात वाले इलाके में, वहां पे वर्षा इतनी ज्यादा हो नहीं रही है, नदियां भी इतनी ज्यादा है नहीं, तो लोगों के लिए, मतलब प्रजा के लिए झील खुदवाई गई थी। तो इसलिए आप देखेंगे कि राजा काफी अच्छा काम कर रहा है, और अच्छा काम कर रहा है इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि सुदर्शन झील जो है उसका संबंध किससे है, किस अभिलेख से संबंधित है, या किस राजा से संबंधित है। तो जरूर याद रखिएगा, है ना। यहाँ पे जो रुद्रदामन प्रथम के बारे में मेन चीज लिखी है, या मेन चीज जो पता चलती है, वो ये है कि यहाँ पे जो इनका अभिलेख है गिरनार अभिलेख, इन्होंने विशुद्ध संस्कृत भाषा का उपयोग किया। इसके पहले लैंग्वेज जो हुआ करती थी वो कौन सी थी? आपकी प्राकृत थी, पाली थी। जो विशुद्ध संस्कृत है ये कब यूज हुई है? पहली बार अभिलेख में बड़े अच्छे तरीके से वो यूज हुई है रुद्रदामन प्रथम के गिरनार अभिलेख में, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, शक राजा खुद को क्षत्रप कहते थे। ये कभी कभी ऐसे आपके छोटे छोटे क्वेश्चन जो उनको बड़ा टफ बनाना होता है छोटे एग्जाम्स में, वहां भी पूछ लेता है कि क्षत्रप किसे कहते थे, किन राजा खुद को, मतलब कौन से राजा खुद को क्षत्रप मानते थे या कहते थे। तो याद रखिएगा, शक जो अपने ऊपर बहुत ज्यादा शक करते थे वो अपने आप को क्षत्रप कहते थे। आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। रुद्रदामन प्रथम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि एक तो हमने देखा कि विशुद्ध संस्कृत, बहुत अच्छी संस्कृत में, विशुद्ध संस्कृत में अभिलेख मिलता है, गिरनार अभिलेख रुद्रदामन प्रथम ने लिखवाया था। कहाँ मिलेगा आपको? गुजरात में। और सुदर्शन झील के बारे में भी हमें पता चलता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं पार्थियंस या पहलव। मैंने बताया आपको सबसे पहले कौन आएंगे? हिंद यूनानी, हिंद यूनानी। हिंद यूनानी के बाद कौन आएंगे? शक, जो अपने ऊपर बहुत ज्यादा शक करते हैं। उसके बाद कौन आएंगे? आपके पार्थियंस या पहलव, ठीक है, पहलव, पार्थियाई। ये जो पार्थियंस हैं ये पश्चिमोत्तर भारत में शकों के बाद जो है वो आते हैं। ये मान के चलिए हम कहाँ की बात कर रहे हैं? पश्चिमोत्तर भारत, मतलब इस वाले इलाके में, पाकिस्तान वाला इलाका, अफगानिस्तान वाला इलाका। तो ये भारत, आज के भारत की बात करें तो उससे बाहर ही रहते हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले इलाके में। तो इसलिए क्या है, इनको हम ज्यादा पढ़ते नहीं है, बस एक दो फैक्ट ही आपको मिलेगा। एक तो ये कि पश्चिमोत्तर वाले इलाके में थे, दूसरा इनका प्रसिद्ध शासक जो है वो कौन है? गोंडो फर्नेस, है ना, गेंडे से नाम है तो आपको गोंडो फर्नेस तो याद हो जाएगा। पार्थियंस जो थे उसमें एक राजा जो था सबसे फेमस, उसका नाम था गेंडा, ठीक है। फिर ये मूलतः ईरान के थे, ये भी याद रखिएगा, छोटा सा मतलब आपका फैक्ट है लेकिन पूछ सकता है। तो कहाँ के थे मूलतः? याद रखिएगा, ईरान से थे, ठीक है, ईरान। ये आपका हो गया पार्थियन से संबंधित। दो तीन फैक्ट ही हैं, ज्यादा फैक्ट है नहीं, तो बस उतना ही आपको याद रखना है पार्थियन से रिलेटेड। हिंद यूनानी में आपका मिनांडर फेमस है, ठीक है, तो मिलिंद पन्नो फेमस हो गया। उसके बाद आपका क्या आ गया? शक। शक में रुद्रदामन प्रथम फेमस है, तो यहाँ पे आपको उसका गिरनार अभिलेख, सुदर्शन झील और विशुद्ध संस्कृत का जो उसका अभिलेख है वो याद रखना है। याद रखिएगा, लूसेंट में भी सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये समझना पड़ेगा कि हर एक चीज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बार पढ़ना जरूरी है कि आप एक बार पढ़ने, उसको रीड कर लें अच्छे से, लेकिन जो लंबे टाइम तक के लिए आपको याद रखना है तो लिमिटेड फैक्ट ही हैं। जैसे रुद्रदामन हो गया आपका, विक्रम संवत हो गया। विक्रम संवत कब चालू हो रहा है ये जरूर याद रखिएगा, 58 ईसा पूर्व में, है ना, 58 ईसा पूर्व विक्रम संवत स्टार्ट होता है। उज्जैन के राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की जब शकों को हराया था, ठीक है, ये याद रखिएगा। और खुद को ये क्षत्रप कह रहे हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम मैप के थ्रू थोड़ा सा देखते हैं, तो हम बात कर रहे हैं किस वाले इलाके की? इस वाले इलाके की, जो आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला इलाका है। तो यहीं से चालू होंगे बैक्टीरिया वाले इलाके से कौन? हिंद यूनानी आना, हिंद यूनानी।
और हिंद यूनानी में भी जो सबसे पहला आएगा वो कौन आएगा? डेमेट्रियस। ठीक है, डेमेट्रियस ये पहला शासक है, आपको इसलिए याद रखना है। उसके बाद राजधानी शाकल पाकिस्तान वाले इलाके में, तो ये पहला है इसलिए याद रखना है। दूसरा है आपका जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है मिनांडर। मिनांडर किसके टाइम पे है? ये पुष्यमित्र शुंग के टाइम पे है। याद रखिएगा, समकालीन कभी कभी पूछ लेता है मिनांडर का समकालीन कौन है। मिनांडर के समकालीन के साथ आपको एक नाम और मिलेगा, वो मिलेगा आपको नागार्जुन। तो नागार्जुन याद रखना है आपको। ठीक है, मूवीज वगैरह का साउथ इंडियन हीरोज के नाम है नागार्जुन वगैरह, तो आप उससे भी याद कर सकते हैं। तो नागार्जुन, और इनकी जो बुक है वो है कौन सी? मिलिंद पन्हो। ठीक है, ये याद रखना है। इनके बाद नागार्जुन ने क्या किया? इनको बौद्ध दीक्षा दी। इस टाइम पे जो इनकी शाकल राजधानी रहती है वो क्या रहती है? शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहती है। ठीक है, फिर कौन आता है आपके? हिंद यूनानी के बाद कौन आएगा? शक आएंगे। ठीक है, जो अपने ऊपर बहुत ज्यादा शक करते हैं। शक जो है इसमें जो फेमस सबसे राजा आपको मिलेगा वो कौन मिलेगा? रुद्रदामन। रुद्रदामन प्रथम। इसमें भी आपको क्या याद रखना है कि ये गुजरात वाले इलाके में है, सबसे पहली बात। फिर किससे संबंधित है? तो ये हो गया आपका गिरनार अभिलेख। ठीक है, गिरनार इंस्क्रिप्शन हो गया आपका। ये गिरनार अभिलेख से संबंधित भी आपको क्या याद रखना है? एक तो ये कि सुदर्शन झील, सुदर्शन झील, ठीक है, रिनोवेट करवाया। उसके बाद क्या किया इन्होंने? जो इन्होंने लैंग्वेज यूज की है वहां पे वो कैसी थी? विशुद्ध संस्कृत। मतलब इसके पहले विशुद्ध संस्कृत में किसी ने यूज नहीं किया था अभिलेख वगैरह में, इन्होंने पहली बार संस्कृत यूज की है बिल्कुल शुद्ध रूप में। ठीक है, तो ये आपको इनसे रिलेटेड याद रखना है। इसके अलावा शकों से रिलेटेड ही आपको क्या याद रखना है? 58 ईसा पूर्व में ये क्या रहेगा? विक्रम संवत स्टार्ट होगा। विक्रम संवत क्यों स्टार्ट होगा? क्योंकि उज्जैन के एक राजा ने शकों को पराजित किया था। शकों की हमने क्या पढ़ी है? यहाँ पे हमने 5 शाखाएं पढ़ी हैं, मथुरा दक्कन तक पहुंच गए थे, हमने ये पढ़ा है। हिंद यूनानी के बारे में हमने एक चीज और पढ़ी है, ये क्या कि एक तो सोने के सिक्के ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सोने के कॉइन्स जो हैं, सिक्के, वो स्टार्ट करते हैं। उसके अलावा दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है पर्दे का प्रचलन इनके टाइम पे ही होता है। और हेलेनिस्टिक आर्ट अगर आप चाहें तो वो भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, हिंद यूनानी के बारे में। फिर हो गया शक के बारे में। फिर आता है आपका पहलव, जो 3rd नंबर पे आएंगे। 3rd नंबर पे कौन आते हैं? 3rd नंबर पे आते हैं पहलव या पार्थियन। और पहलव के बारे में बस गेंडे के बारे में ही याद रखना है आपके। गोंडो फर्नेस जो है, तो गेंडा इंपॉर्टेंट है। इस वाले इलाके में ही हम बात करें, है ना, इस वाले इलाके में जो आपका पश्चिमोत्तर वाला इलाका है, नॉर्थ वेस्ट वाला जो है इलाका, वहां की बात कर रहे हैं। इस वाले इलाके में आप देखेंगे कि छोटे छोटे राजा होंगे, जैसे उज्जैन का एक राजा है जो शकों को हराता है। उसके अलावा यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे आपको मिलेंगे जैसे ये हो गया आपका शुंग वंश। ठीक है, शुंग के बाद कौन आता है? कण्व वंश आता है। ठीक है, इसके बाद आपको सातवाहन मिलेगा। सातवाहन एक आपने पढ़ा है इस छोटे से इलाके में, कौन? चेदी वंश के बारे में। तो ये छोटे छोटे राजा थे जो भारत के अंदर आपको मिलेंगे, और ये बाहर वाले कौन थे? विदेशी थे। हिंद यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। इसके बाद फिर हम कुषाण के बारे में पढ़ेंगे, उसमें भी इंपॉर्टेंट आपको फिर मिलेगा कनिष्क, जिसने 4थी बौद्ध संगीति करवाई थी। तो फिर हम उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, इसमें आपको इतना ही पढ़ना है और इतना ही आपको रिवीजन करना है। हम ज्यादा से ज्यादा फैक्ट याद नहीं करेंगे, वो फैक्ट याद करेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप क्या करेंगे? टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा पूरी पीडीएफ के लिए याद रखिएगा, पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है? टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, वहां पे व्हाइट बैकग्राउंड के साथ में पीडीएफ रखूंगी तो आपके लिए आसान होगा। और जब हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, जैसे हमने प्राचीन भारत वाला इलाका कंप्लीट कर लिया, तो हम पूरी पीडीएफ एक साथ करके भी आपको दे देंगे कंपाइल करके, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, उसके अलावा कोई भी डाउट है तो आप कॉल, मैसेज, कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।